नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ ज्योतिष संबंधित एक योग को लेकर के। जो मैंने सबसे पहले आप सभी दर्शकों को एक बात और बता दूं कि जो मैंने इसके पूर्व कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के सामने उपस्थित किया था, उस कार्यक्रम में शायद कुछ लोगों को भ्रम भी हुआ है। उसमें मैंने जो महाभाग्य योग से संबंधित जो मैंने कार्यक्रम बनाया था, उसमें शायद कुछ लोगों ने मैंने उसमें 4 सूत्र बताए थे। उसमें मैंने 4 सूत्र बताए थे कि जब यह चारों सूत्र कुंडली में लागू होंगे तभी यह योग बनेगा और इस योग का लाभ मिलेगा, अन्यथा यह योग नहीं बनेगा और इस योग का लाभ आपको नहीं मिलेगा। मैंने उस योग में बताया था। फिर से मैं उस बात को दोहरा देता हूँ आप सभी दर्शकों को कि पुरुष की कुंडली में मैंने कहा था कि सूर्योदय जो जातक का जन्म हो, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच का जन्म होना चाहिए, सूर्यास्त के बाद का नहीं। सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के पहले का यानी बीच का जन्म का समय होना चाहिए। पुरुष की कुंडली में जो लग्न हो विषम राशि हो, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11। सूर्य की जो स्थिति हो विषम राशि में हो, चंद्रमा की जो स्थिति हो विषम राशि में हो, तो यह योग बनेगा, अन्यथा नहीं। जब ये चारों सूत्र लागू होंगे, पहला सूत्र नियम कि जो जातक का जन्म हो सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच का जन्म हो। दूसरा कि जो लग्न हो विषम राशि का हो पुरुष की कुंडली में। सूर्य तीसरा सूर्य विषम राशि में हो। चौथी बात जो मैंने बताई थी ये है कि चंद्रमा भी विषम राशि में होने चाहिए, तभी यह योग बनेगा और इस योग का लाभ मिलेगा, अन्यथा यह योग नहीं बनेगा और कतई इस योग का लाभ नहीं मिलेगा। और ठीक इसी का उल्टा स्त्री की कुंडली में मैंने बताया था, स्त्री के लिए रात्रि का जन्म हो, वहीं जो लग्न हो समराशि का हो, सूर्य समराशि में हो, चंद्रमा समराशि में, तभी यह स्त्री की कुंडली में बनेगा। और अन्यथा अगर ये चारों नियम में से अगर कोई सा नियम नहीं लागू हो रहा तो यह योग नहीं बनेगा और उस योग का लाभ नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे, ज्यादा इसमें कोई गहराई पर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आज जो मैं बात करने वाला हूँ अधम योग जन्म कुंडली में किस प्रकार से बनता है, आज मैं वो बताने वाला। कुछ योग ऐसे हो जाते हैं जन्म कुंडली में जिसके कारण व्यक्ति जीवन काल में सुख, धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान, प्रायः जीवन में समस्याओं से जूझता रहता, फिर भी वह ये सब नहीं मिल पाता है। मैंने कई ऐसे योग के बारे में आपको बताया, जैसे सदाष्टक योग के बारे में बताया, सकट योग के बारे में बताया। ठीक उसी प्रकार से आज मैं अधम योग, इसका नाम से ही आप इसको अनुमान लगा सकते हैं कि यह योग है या फिर दोष। यह व्यक्ति को जीवन काल में अच्छाइयां देगा या फिर बुराइयां देगा, आप इसके नाम से ही अनुभव लगा सकते हैं। तो इस अधम योग में जन्मा जातक, सबसे पहले बता दूं, जो इस योग में जन्मा जातक है उसे जीवन में सुख, ऐश्वर्य, धन और जीवन काल में भाग्य का साथ बहुत कम मिल पाता है। मान सम्मान में प्रायः कमी, अत्यधिक संघर्ष करने के बाद भी वो सफलता उसको जीवन में नहीं मिल पाती है। इस योग में यह योग सूर्य और चंद्रमा के द्वारा बनता है। सूर्य जो कि आत्मा का कारक, मान सम्मान का कारक माना जाता है, चंद्रमा वही मन का कारक और माता का कारक माना जाता है। जब इस दोनों ग्रहों से यह योग बनता तो जीवन काल में प्रायः वो जातक सुख की कमी महसूस करता है और जीवन काल में अत्यधिक मेहनत करने के बाद भी उसे वो सफलता नहीं मिल पाती है। ये अधम योग है और अधम योग में प्रायः ये योग स्त्री हो अथवा पुरुष हो, दोनों की कुंडली में एक ही तरह बनेगा। इसमें आपको अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये बता देता हूँ, इस योग में आप बस ये समझ लीजिए, अधम योग जिस प्रकार से इसका नाम है उसी प्रकार से आपके जीवन में ये संघर्ष जीवन में दर्शाता है। कार्य क्षेत्र में बाधाएं, अच्छा करने के बाद भी बुराइयां, मान सम्मान में कमी, किसी के लिए अच्छा करते हैं फिर भी बुरे बन जाते हैं, हमारे सुखों में कमी या हमारे कार्य क्षेत्र में बाधा हो या फिर व्यापार से रिलेटेड हो या जो नौकरी से संबंधित हो, प्रायः इस क्षेत्र में हमें कई बार असफलता और निराशा देता है यह योग। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ, अपनी जन्म कुंडली आप खोल लीजिए और इस जन्म कुंडली में आपको उदाहरण के तौर पर समझा देता हूँ। पहले आपको बता दूं, सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली खोल, उसमें आपको ये नहीं देखना कि कौन सा लग्न है, कौन सी राशि है, किस राशि पर सूर्य बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, ये आपको नहीं ध्यान देना है। आपको ध्यान ये देना है कि जो चंद्रमा का संबंध है सूर्य से क्या स्थिति है। तो आप जन्म कुंडली खोल लीजिए। मैंने उदाहरण के लिए कर्क लग्न की जन्म कुंडली बना ली है।
कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क राशि के जो स्वामी बनते हैं चंद्रमा बनते हैं, आप सभी जानते हैं। और आशा भी करता हूँ कि आप नित्य प्रति मेरा जो कार्यक्रम देख रहे हैं आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ गया होगा कौन से राशि के कौन से स्वामी बनते हैं। जो अंक यहाँ पर लिखे रहते हैं उन अंकों का मतलब क्या है, उस अंक का मतलब कौन सी राशि बनती है। 4 नंबर लिखा है तो कौन सी राशि बनेगी, लग्न किसको बोलते हैं, धन भाव किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें आप जान चुके होंगे। लग्न के स्वामी को लग्नेश भी कहते हैं, धन के स्वामी को धनेश कहते हैं। तो सारी चीजें आप जानते हो और नहीं जानते तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं सारी वो ज्योतिष से संबंधित जो कार्यक्रम है सारे आपको एक एक करके आप सभी दर्शकों तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आज के समय में जो लोग ज्योतिष के नाम से राहु जैसे, शनि जैसे, केतु जैसे या किसी भी ग्रह से भयभीत या किसी दोष से भयभीत हैं तो वो भयभीत ना रहें। और ज्योतिष के बारे में हर एक इंसान को जानकारी होनी चाहिए, ताकि हर व्यक्ति आज के समय में यह जानना चाहता है कि उसका भाग्य क्या चाहता है, क्या उसको जीवन में सफलता मिलेगी अथवा नहीं, उसके जीवन में किस क्षेत्र में उसका भाग्य इशारा कर रहा है, किस क्षेत्र में उसको सफलता मिलने वाली है, कब तक उसका जीवन में ये संघर्ष चलेगा, कब उसके सुखों की प्राप्ति उसको होगी। ये सारी चीजें हर एक व्यक्ति जानना चाहता है। तो ये सारी चीजें आप खुद से जान जाएं, मैं ये चाहता हूँ। तो नित्य प्रति आप कार्यक्रम देखते रहते हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी दर्शक सहयोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं और इसी प्रकार अपना सहयोग बनाते रहिए। कार्यक्रम कैसा लगता है मुझे जरूर बताया करिए, क्योंकि जब आप बताते हैं कि मुझे कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो मुझे भी ऐसे लगता है कि जैसे मेरे कार्यक्रम बनाने का जो उद्देश्य है, जो मैं कार्यक्रम बना रहा हूँ, कम से कम उस कार्यक्रम से आप लोगों को लाभ मिल रहा है। तो मुझे भी खुशी होती है। आपका बताते रहिए और लोगों तक जो दर्शक नहीं कार्यक्रम मेरे देख पा रहे हैं, जिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे उन तक पहुंचाइए, व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करके अथवा किसी भी प्रकार से उन तक पहुंचाइए, ताकि वो भी ज्योतिष से या किसी ज्योतिषी ने अगर उनको डरा दिया ग्रहों के लिए, ग्रहों के नाम से, तो डरने की आवश्यकता ना हो उनको। तो चलिए विषय को प्रारंभ करते हैं, नहीं फिर कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए, जैसे कि कर्क लग्न की जन्म कुंडली बनती है, लग्न के स्वामी चंद्रमा बनते हैं। आपको ये ध्यान देना कि जो चंद्रमा का सूर्य का जो संबंध है चंद्रमा से केंद्रगत नहीं होने चाहिए, यानी 1, 4, 7 और 10 सूर्य से जो चंद्रमा का संबंध है वह केंद्रगत नहीं होना चाहिए, तो यह अधम योग नहीं बनेगा। लेकिन अगर इस योग में सूर्य से चंद्रमा का केंद्रगत संबंध है तो बिल्कुल यह योग अधम योग बनेगा। आइए उदाहरण के तौर पे आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए सूर्य चंद्रमा यहाँ लग्न पर बैठे हैं, उदाहरण के लिए चंद्रमा लग्न पर बैठे हैं, सूर्य आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में हो, सप्तम में हो अथवा दसम भाव में हो, अथवा फिर चंद्रमा के साथ भी हो तो भी यह योग बन जाएगा। लेकिन वहां पर आपको ये ध्यान देना है कि चंद्रमा के साथ जब जाएंगे तो अमावस्या दोष भी लगा देंगे, अमावस्या दोष भी लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर चंद्रमा से सूर्य चतुर्थ, सप्तम, दसम में होंगे, केंद्रगत संबंध बना रहे होंगे अथवा सूर्य से चंद्रमा का केंद्रगत संबंध होगा तो यह अधम योग बनेगा। वही आपकी जन्म कुंडली में मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ बैठे हों, तृतीय भाव में, जन्म कुंडली के तृतीय भाव में चंद्रमा बैठे हों। अब यहाँ से आपको केंद्र कैसे बनाने हैं, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठे तो यहाँ से गिनिए 1, 2, 3, 4, षष्ठम भाव जो जन्म कुंडली का ये चतुर्थ भाव पड़ेगा। यहाँ से गिनने पर ध्यान दीजिएगा, पुनः ध्यान दीजिएगा। मैं बहुत आसानी से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और नहीं समझ में आया तो मुझे फिर से कमेंट करके बता सकते हैं आप। यहाँ से जैसा कि आप सभी समझ गए होंगे केंद्रगत संबंध, यहाँ से आप सभी समझ गए होंगे। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से केंद्र जब बनाएंगे तो एक पहले तो ये आपका केंद्र हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 जन्म कुंडली का षष्ठम भाव चतुर्थ भाव यानी ये भी केंद्र बन जाएगा। 5, 6, 7, 8 ये दसम भाव जो जन्म कुंडली 7वां भाव ये आपका जो भाग्य भाव है ये केंद्र का बनेगा। 8, 9, 10 ये जो जन्म कुंडली का 12वां भाव है ये भी केंद्र बनेगा आपका। तो यानी चंद्रमा यहाँ हो आपकी जन्म कुंडली में, सूर्य छठे और 9वें और 12वें भाव में होंगे तो केंद्रगत ये संबंध बनेगा। आप जोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से चौथा घर आपका षष्ठम घर आएगा, यहाँ से गिनने पर 7वां घर आपका भाग्य भाव आएगा और यहाँ से गिनने पर 10वां घर आपका वैभव आएगा। तो यहाँ पर भी अगर सूर्य बैठे होंगे जिन भावों में मैंने बताया, सूर्य चंद्रमा यहाँ हो अथवा सूर्य यहाँ हो और सूर्य से चंद्रमा इन भावों में बैठे हों तो भी अधम योग बनेगा।
यानी चंद्रमा से केंद्रगत संबंध अथवा सूर्य से चंद्रमा का केंद्रगत संबंध ये अधम योग का निर्माण करता है, यानी यह अधम योग बनता है। और मैं उदाहरण से आपको समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को ऐसा ना हो कि किसी दर्शक को समझ में मेरा कार्यक्रम आए ही ना। तो सभी दर्शकों को मेरा कार्यक्रम समझ में आना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आप दर्शकों को समझ में ना मेरी बताए गए तो फिर मेरे कार्यक्रम बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं प्रयास यही करता हूँ कि जो भी दर्शक मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं, और ऐसा नहीं है, आज के समय में हर एक व्यक्ति ज्योतिष को जानता है और मेरे से कई ऐसे बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। मैं तो अभी बहुत छोटा भी हूँ, आप सभी दर्शकों से उम्र में भी। तो जो मेरे पास है ज्योतिष से संबंधित वो मैं आप सभी दर्शकों तक पहुँचाने का प्रयास अवश्य करूँगा। तो यहाँ से जैसा आपने देख लिया, और आपको केंद्र ही बनाने हैं। द्वितीय भाव से गिन लीजिए, उदाहरण के लिए फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए सूर्य आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे, उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ आपको द्वितीय भाव में सूर्य बैठे, तो यहाँ से केंद्र बनाइए। तो कौन कौन से बनेंगे? 1 2 3 4। जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है, चतुर्थ भाव, यानी ये केंद्र बनेगा। और यहाँ से जब गिनेंगे तो 4 5 6 7, यानी जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव है वह केंद्र बनेगा। 8 9 10, और ये जन्म कुंडली का एकादश भाव, दसम भाव, यानी ये भी केंद्र बनेगा। तो सूर्य यहाँ हो, चंद्रमा पंचम में हो, अष्टम में हो, एकादश भाव में हो। यानी मुख्यतः जो मैंने इतनी सारी आपको बातें बताई सिर्फ उदाहरण के लिए बताया है। इस योग में आपको सिर्फ इतना ध्यान देना कि चंद्रमा जिस भी भाव में बैठे हैं, चंद्रमा जिस भी राशि में बैठे हैं आपकी कुंडली में, वहां से सूर्य का जो संबंध हो चंद्रमा से 1 4 7 और 10 का संबंध हो तो यह योग बनेगा, अधम योग बनेगा। यानी सूर्य से, अथवा आप ये कह लीजिए चंद्रमा से सूर्य का जो संबंध हो अगर केंद्रगत बन रहा है तो यह अधम योग बनेगा। और अधम योग में व्यक्ति अपने जीवन काल में काफी सारे सुखों से वंचित रह जाता, धन से वंचित रह जाता है। अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक मेहनत करने के बाद निराशा उसको मिलती है। और ऐसा भी नहीं, आपको एक चीज और बता दूं कि आप फिर कहें कि कई लोगों की कुंडली में यह अधम योग बन रहा है, फिर भी आज वो सभी सुखों को भोग रहे हैं। उनके पास तो घर है, मकान है, बंगला है। आप ये भी कहेंगे, बिल्कुल उनके पास है और होगा भी। क्यों? क्योंकि यह योग व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से बनता है। पहले तो देखिए, जैसा कि अधम योग बन रहा है उनकी कुंडली में, लेकिन आप ये भी देखिए उनकी कुंडली में जो यह योग बना रहे, क्या वह ग्रह कमजोर हैं? अगर कमजोर होंगे तो उस जातक को उतनी समस्याएं नहीं होंगी। जितना स्थिति जो ग्रहों की होगी अच्छी होगी, प्लेसमेंट जितनी अच्छी होगी, तो योग होगा तो उतना लाभ देगा, और दुर्योग होगा तो उतनी समस्याएं देगा। ये है। लेकिन साथ में अगर कोई योग में बन जाए तो ऐसा नहीं है कि क्या जातक कभी जीवन में समस्या से उठ ही नहीं पाएगा। इस जातक के जन्म कुंडली में ये दोष है, बहुत बड़ा दुर्योग है, तो जातक जीवन पर्यंत कभी धन का सुख नहीं पाएगा, ऐसा बिल्कुल ही मत आप समझिए। हाँ, ये एक बात अवश्य तय है कि जो कुंडली में दोष योग बनते हैं उनका प्रभाव हमारे जीवन में मिलता ही मिलता है। कब कितना मिलेगा ये ग्रहों की अंतरदशा और महादशा तय करेगी। जिस ग्रह के कारण यह दोष बनेगा या योग बनेगा, तो मान लीजिए, जैसे मैंने उदाहरण के लिए आपको एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ। मान लीजिए चंद्रमा से आपको जो मैंने अधम योग के बारे में जो आपको बता रहा हूँ, तो अधम योग का कब आपको ज्यादा समस्या प्रदान करेगा ये बता देता हूँ। तो जब जब सूर्य की महादशा आएगी, सूर्य की महादशा में चंद्रमा का अंतर आएगा, अथवा जब जब चंद्रमा की महादशा आएगी और सूर्य का उसमें अंतर आएगा, तो ये ज्यादा प्रभावशाली आपको दिखाई देगा। योग हो अथवा दुर्योग हो, जब जब जिस ग्रह से योग बनेगा उन ग्रहों की अंतरदशा और महादशा आएगी तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव आपके जीवन में अत्यधिक मिलेगा। तो क्या उसके बाद नहीं? बिल्कुल उसके बाद भी मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपको 10% 20% ही उसका लाभ मिलेगा। लेकिन जब इनकी अंतरदशा और महादशा आएगी, पूर्ण रूप से आपको 100% इसका लाभ मिलेगा। अच्छी स्थिति में होंगे तो 100% लाभ मिलेगा। और अगर ग्रहों की जो प्लेसमेंट है कमजोर है, शत्रु राशि में है, किसी ऐसे ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं या तत्कालिक शत्रु, तो उसका रिजल्ट उसी प्रकार से घटता और बढ़ता रहता है। तो आशा करता हूँ आपको बहुत आसानी से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप सभी दर्शकों को समझ में आ रहा है।
और अगर नहीं समझ में आया तो मुझे और बताइए, मैं और आसान तरीके से इसको समझाने का जितना हो सकेगा उतना मैं इसको आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी दर्शक, जैसा कि मैं जन्म कुंडलियों को चुनाव करने ही वाला हूं, तो आप सभी दर्शक जो दे रहे हैं, और देखिए मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूं कि आप जैसे कि आप डेट ऑफ बर्थ अपनी देते हैं, एक दिन देते हैं, 2 दिन देते हैं, उसके बाद फिर नहीं देते हैं, तो इस प्रकार से हो सकता है आपकी जो कमेंट है बहुत नीचे चले जाते हैं। और मैं उन्हीं जन्म कुंडलियों से कमेंट ले लेता हूं, उन्हीं जन्म कुंडलियों को चुनाव कर लेता हूं जो कि जिस दिन चुनाव करना होता है उस वीडियो में जिन लोगों के कमेंट मिल जाते हैं उन्हीं के मैं चुनाव कर लेता हूं। फिर आप मुझसे कहते हैं कि मैं बहुत दिन से कमेंट में डेट ऑफ बर्थ अपनी दे रहा हूँ लेकिन मेरी जन्म कुंडली का चुनाव नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें देखिए आप कमेंट देते रहिए, बिल्कुल आपकी जन्म कुंडली का चुनाव हो जाएगा। क्योंकि इसमें आप जैसे कि 4-5 दिन की पहले की वीडियो है उसमें आपने कमेंट दे दिया, तो वहाँ फिर मैं ढूंढने नहीं जाएगा। जिस वीडियो में मुझे कमेंट मिल गया और मैं चुनाव करने ही वाला हूँ, तो आप देते रहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप जिस दिन चुनाव करना हो उस दिन आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ही ना दें, तो फिर आप रह जाएं। तो प्रयास मेरा यही रहेगा कि किसी की दर्शक, जो भी दर्शक दे रहे हैं उनकी जन्म कुंडली का चुनाव जरूर किया जाए और अपना सहयोग इसी प्रकार से बना करके रखिए ताकि मेरा भी उत्साह बना रहे। और आप सभी दर्शक, ये आप सभी दर्शकों का चैनल है, तो इसमें आपको जो भी जिस विषय से संबंधित आपको कार्यक्रम चाहिए, जिस विषय से आपको अगर किसी प्रकार के मन में शंका या कोई प्रश्न उठ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उसका मैं उत्तर, उसका जवाब देने का यहाँ से जरूर प्रयास करूँगा। तो ये आपका चैनल है। तो कल फिर एक कार्यक्रम के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। बने रहिए, अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, तब तक